Good morning students, class 6th, how are you all? So first we'll start now the history lesson, lesson 2, Hunters and Gatherers. Today I'll explain you this lesson, Hunters and Gatherers, the earliest people, its question and answers, so that it will become very easy for you to learn the question and answers. Let us practice. Multiple choice questions. Take the correct options. First, during the Middle Stone Age, humans developed these tools which are known as, यानी कि मिडिल स्टोन एज में ह्यूमंस यानी कि इंसान जो है कुछ टूल्स यानी कि कुछ साधन या फिर कुछ चीज़ें बनाते थे जिनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स. मिडिल स्टोन एज में इंसान कुछ चीज़ें बनाते थे और उन चीज़ों को बोला जाता था microliths. Second, the sites where a large number of artifacts are found are called. ऐसी sites यानी कि ऐसे स्थान, ऐसी place, ऐसी जगह यानी कि where a large number of artifacts, artifacts माने कलाकृतियाँ, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलती थी उनको बोला जाता था. The answer is both A and C. So A is factory site and C is habitation site. ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ जो है मिलती थी उनको बोला जाता था फैक्ट्री साइट एंड हैबिटेशन साइट. थर्ड, द लाजे केव्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय. लाजे केव्स के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा था, सबसे पहले किसने स्टडी की थी इस केव के बारे में? सो हेनरी ब्रुएल ने सबसे पहले इस केव के बारे में स्टडी की थी. So the answer is Henry Bruel. Fourth, early humans wore. पहले के जो इंसान थे, humans थे, वो क्या पहनते थे? Animal skin. वो इंसानों की चमड़ी पहनते थे. B. Fill in the blanks. Old Stone Age is also known as. Old Stone Age को और क्या बोला जाता था? Old Stone Age is also known as Paleolithic Age. ओल्ड स्टोन एज को और क्या बोला जाता था? सो ओल्ड स्टोन एज को पैलियोलिथिक एज भी बोला जाता था. सेकेंड, ड्यूरिंग द डैश पीरियड पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज विद स्टिक्स, ट्विंग्स एंड मड्स. कौन से पीरियड में लोगों ने बनाना शुरू कर दिए अपने हाउस विद द स्टिक्स के साथ यानी कि पतली पतली सीकों के साथ, लकड़ियों के साथ, एंड मड यानी कि मिट्टी के साथ? कौन से पीरियड में लोगों ने अपने हाउसेस के अंदर पतली पतली स्टिक्स और मड यानी कि मिट्टी जो है वो लगाना शुरू कर दी थी? तो उस पीरियड का नाम है मीसोलिथिक पीरियड. मीसोलिथिक पीरियड में ऐसा होना जो है शुरू हो गया था कि लोग अपने हाउसेस पे, अपने घरों पर स्टिक्स और मड जो है यूज करने लग गए थे, उससे अपना जो है हाउस यानी कि घर बनाने लग गए थे. थर्ड, स्टोन टूल्स ऑफ द मीसोलिथिक एज आर कॉल्ड. यानी कि स्टोन के जो टूल्स होते थे, पत्थर की जो चीज़ें होती थी मीसोलिथिक एज में, उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स. स्टोन्स के जो यानी कि पत्थर की जो चीज़ें होती थी माइक्रोलिथ्स एज में, उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स. उनको माइक्रोलिथ्स ही बोला जाता था. एज का नाम भी माइक्रोलिथ्स एज है और उस एज में जो चीज़ें बनती थी स्टोन से उसको भी माइक्रोलिथ्स ही बोला जाता था. Fourth, Dash in Madhya Pradesh is famous for prehistoric cave painting. भीमबेटका in मध्य प्रदेश is famous for prehistoric cave painting. एक जगह है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है भीमबेटका and the answer is also भीमबेटका. So एक जगह है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है भीमबेटका, वो बहुत ही फेमस है prehistoric cave paintings के लिए यानी कि पुरानी केव गुफा की पेंटिंग के लिए फेमस है. कौन? तो भीमबेटका फेमस है जो कि मध्य प्रदेश में है. फिफ्थ, मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक एज टूल्स फाउंड एट हुंसगी आर मेड ऑफ. यानी कि जो पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स बनते थे यानी कि जो चीज़ें बनती थी और जो चीज़ें हुंसगी में मिलती थी वो किसकी बनी होती थी? वो लाइमस्टोन की बनी होती थी. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. C is very short answer type questions. Question number 1. When did the first tool using ancestors of modern man appears? यानी कि पुराना जो मनुष्य यानी कि अभी का जो मतलब मॉडर्न मैन जो है उनके जो है पूर्वज जो होते थे
मॉडर्न मैन के जो पूर्वज होते थे उन्होंने कब सबसे पहला जो है वो टूल यानी कि जो साधन है वो सबसे पहले कब उपयोग में लिया हुआ दिखाई दिया गया? सो द आंसर इज गिवन हियर. You can see C answer first. C question answer first. The first tool using ancestors of modern man appears about 1 million years ago. So 1 million years पहले ये टूल मॉडर्न मैन के जो पूर्वज थे उनके द्वारा जो है उपयोग में लिया हुआ दिखाई दिया गया. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ साइट? साइट क्या होता है? साइट यानी कि स्थान क्या होता है? सो साइट आर द प्लेसेस. साइट एक जगह है विच एक्ट एज एविडेंस और प्रूफ, जो एक्ट करती है एज अ एविडेंस और प्रूफ, कोई प्रूफ या फिर कोई साइन की तरह वो एक्ट करती है ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सम फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स. साइट एक जगह होती है जहाँ वो बताती है कि वहाँ पे कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है वहाँ पे लाइफ का कि यहाँ पर थी पहले कोई लाइफ, लोग रहते थे वहाँ पर. और अब उनको कैसे पता चलता है वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे लाइफ थी? इन द फॉर्म ऑफ सम फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स, क्योंकि हमको वहाँ पर जो है कुछ फिनिश्ड और कुछ अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स मिलते हैं. स्टोन के जो चीज़ें होती है वो मिलती है. ठीक है, इससे अपन को पता चलता है कि वहाँ थी लाइफ. और साइट यानी कि वो जगह. ठीक है. So now the third question is what are core tools? Core tools क्या होता है? Stone tools made by chipping off pieces. यानी कि ये भी stone tools होते हैं, stone की चीज़ें होती है. और ये किससे बनी होती है? Made by chipping off, यानी कि टुकड़े कर करके बनी होती है. From a small rocks or hand size pebble are called core tools. किससे बनी होती है? हैंड, अपना हाथ का जो साइज होता है उसके इतने बड़े बड़े, अपने हाथ के साइज के जो कंकड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े कंकड़ों से, पत्थर से ये चीज़ें जो है बनाई जाती है और इन चीज़ों को बोलते हैं कोर टूल्स. ठीक है. फोर्थ, व्हाट आर माइक्रोलिथ्स? माइक्रोलिथ्स क्या होता है? माइक्रोलिथ्स वर द स्मॉल शार्प स्टोन टूल्स. यानी कि माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? छोटे से बहुत ही तीखे पत्थर के टूल्स होते हैं, ये साधन होते हैं, चीज़ें होती है. छोटे से तीखे बहुत ही पत्थर की चीज़ें होती है. यूज्ड बाय द ह्यूमन, इनको यूज़ करते थे इन द मीसोलिथिक एज. इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स. नाउ डी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. Question number 1. What are Paleolithic humans called? Why are Paleolithic humans called hunters and gatherers? Paleolithic human को hunters and gatherers क्यों बोला जाता था? So the answer first is Paleolithic humans survive on hunting wild animals. उनको hunters and gatherers यानी कि Paleolithic humans को hunters and gatherers क्यों बोला जाता था? ये है अपना क्वेश्चन. सो द आंसर इज पैलेलिथिक ह्यूमंस को हंटर्स एंड गैदरर्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि पैलेलिथिक ह्यूमंस जो है सर्वाइव करते थे ऑन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स. यानी कि वो जो है जंगली जानवरों को मार के वो जीवन जो है जीते थे, अपनी लाइफ जो है जीते थे. एंड गैदर करते थे, वो इकट्ठा करते थे फूड आइटम्स जैसे कि लाइक फ्रूट्स, नट्स एंड रूट्स फॉर द सर्वाइवल के लिए, यानी कि अपने जीने के लिए. दैट इज़ वाई, इसलिए दे वर बेसिकली कॉल हंटर्स एंड गैदरर्स. इसलिए उनको हंटर्स एंड गैदरर्स बोला जाता था. हंटर्स तो इसलिए बोला जाता था उनको क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स को मार के जो है उनको खाते थे और जो है जीते थे. और गैदरर इसलिए उनको बोला जाता था क्योंकि वो फूड इकट्ठा करते थे, जैसे कि फ्रूट्स वो इकट्ठा कर लेते थे, बहुत सारे पेड़ों की जो रूट्स होती थी वो इकट्ठा करते थे और फिर उनको वो खाते थे और उनसे ही जो है वो सर्वाइव करते थे, यानी कि जीते थे. इसलिए उनको हंटर्स एंड गैदरर्स दोनों बोला जाता था. Now the second question is why is the period between 5000 BC to 2000 BCE is called the Stone Age. ये जो पीरियड है 5000 से 2000
5000 BCE इज कॉल्ड स्टोन एज। इसको स्टोन एज क्यों बोला गया? द पीरियड बिटवीन 5000 BCE, यानी कि BCE मतलब होता है बिफोर द कॉमन इरा, 5000 BCE से 2000 BCE इज नोन एज स्टोन एज। ये जो पीरियड है, ये जो समय है 5000 BCE से लेकर 2000 जो है BCE, it's 50,000 actually. Here is written wrong. The period between 50,000 BCE to 2000 BCE is known as Stone Age. यानी कि जो पीरियड होता था बिटवीन 50,000 BCE से लेकर 2000 BCE, उसको बोलते हैं अपन स्टोन एज। वो स्टोन एज होता है बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बीइंग जो है यूज करते थे स्टोन मेड टूल्स। इस पीरियड को स्टोन एज इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस पीरियड के बीच में, यानी कि 50,000 BCE से लेकर 2000 BCE तक ह्यूमन जो है क्या करते थे, वो यूज करते थे स्टोन मेड टूल्स, स्टोन से बने हुए टूल्स यानी कि चीजें। इसलिए इसको स्टोन एज बोला गया, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो सारी स्टोन की बनी हुई थी, इसलिए इसको स्टोन एज बोला गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर साइट्स? साइट्स क्या होता है? राइट द नेम ऑफ 2 मीसोलिथिक एंड 2 नियोलिथिक साइट। यानी कि साइट होता क्या है सबसे पहले, एंड 2 अपन को मीसोलिथिक के एंड अपन को 2 ही नियोलिथिक साइट्स के बारे में मतलब एग्जाम्पल देना है कि कौन कौन सी है। सो द आंसर इज द प्लेसेस दैट हैव एविडेंस, यानी कि ऐसी प्लेसेस जहाँ पर कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ, कुछ सबूत यानी कि मिले हो इन द फॉर्म ऑफ सम फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स आर कॉल्ड साइट। यानी कि ऐसी प्लेसेस जहाँ पर अपन को कोई एविडेंस मिला हो, कोई सबूत मिला हो, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सम फिनिश्ड एंड सम अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स आर कॉल्ड साइट्स। इनको अपन बोलते हैं साइट्स। जहाँ पे अपन को कुछ एविडेंस मिला हो, कोई सबूत मिला हो कि थी वहाँ पे कोई लाइफ कभी ना कभी। ठीक है। सो 2 मीसोलिथिक साइट्स के जो नाम है, फर्स्ट नाम है इज बागौर एंड सेकेंड इज आदम ग्रे, एंड 2 नियोलिथिक साइट्स जो है चिरान एंड मनकी। E. Long answer type questions. Question number 1. What are man's first major discovery? Mention any 3 uses. Man की सबसे बड़ी, सबसे मेजर यानी कि सबसे बड़ी डिस्कवरी कौन सी थी? कोई और जो भी डिस्कवरी थी उसके कोई से भी 3 यूजेस बताने। ठीक है। So the answer to this question is written on the screen. You can see. फायर। फायर वॉज द फर्स्ट मेन डिस्कवरी ऑफ द मैन, यानी कि आग जो है वो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, सबसे बड़ी खोज थी इंसान की उस टाइम। और फायर के 3 यूजेस ये थे कि फर्स्ट, देयर आर 4 यूजेस रिटन बट यू हैव टू राइट एनी 3 पॉइंट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फायर के यूजेस ये थे कि फायर किस काम में आती थी? आग ये काम में आती थी कि फर्स्ट पॉइंट इज फायर वाज यूज्ड बाय अर्ली मैन्स टू लाइट अप द डार्क केव्स। आग जो है वो काम में आती थी अर्ली मैन के, यानी कि पुराने जो इंसान थे उनके काम में आती थी ताकि वो लाइट अप कर सकें, लाइट मतलब अंधेरे को जो है वो लाइट में बदल सकें, उजाले में बदल सकें, अपनी जो डार्क केव्स होती थी उनको जो है वो उजाले में बदल सकें। डार्क केव्स यानी कि बहुत ही जो केव्स यानी कि गुफा, अंधेरी गुफाओं को वो अंधेरी गुफाओं में वो उजाला कर सके, इसलिए जो है लाइट काम में आती थी। सेकेंड पॉइंट इज फायर वॉज यूज्ड टू कुक फूड। फायर जो है किस काम में आती थी? फायर जो है काम में आती थी कुक फूड करने के, फूड को पकाने के भी काम में आती थी फायर। थर्ड पॉइंट इज फायर कुड कीप देम वार्म बाय प्रोवाइडिंग हीट एंड लाइट। फायर जो है उनको सर्दियों में गर्म रखने के काम में भी आती थी और जो है उजाला करने के काम में भी आती थी उनके। फोर्थ इज इट कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। फायर जो है आग से, जैसे कि अपन सबको पता है कि फायर से जो है बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लॉयन, ये सब जो है उससे डर के दूर भाग जाते हैं। वैसे ही अर्ली मैन्स को ये फायर जो है वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के भी काम में आती थी। वो वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए क्या करते थे? फायर को जला लेते थे। ठीक है।
So now question number 2 is, what are the different ways of chipping stones? यानी कि अलग अलग तरीके क्या हैं चिपिंग स्टोन्स के, यानी कि पत्थर, अब देखते हैं अपन पत्थर चिपिंग स्टोन यानी कि पत्थर मारना एक तरीके से, या फिर पत्थर से कुछ बनाना भी बोल सकते हैं अपन. So the answer to this question is different ways of chipping stones were, first is direct method of hammering. डायरेक्ट मेथड और हैमरिंग. एक तो डायरेक्ट मेथड होता था या फिर जिसको अपन हैमरिंग भी बोल सकते हैं. दिस मेथड वॉज यूज टू रिमूव फ्लैक्स फ्रॉम अदर बिग स्टोन्स और डायरेक्ट यूज एज टूल. ये मेथड यूज लिया जाता था टू रिमूव फ्लैक्स, यानी कि जो है फ्रॉम अनदर बिग स्टोन्स, और जो है डायरेक्ट यूज एज टूल. ये जो है मतलब बहुत ही बड़ा रिमूव करने के काम में आता था फ्लैक्स को, ठीक है, फ्रॉम अनदर बिग स्टोन से, टू डायरेक्ट यूज एज अ टूल. अ पेबल और एज अ पीस ऑफ बोन और वुड वॉज यूज एज अ हैमर, यानी कि या तो कोई बोन यानी कि हड्डी या फिर कोई वुड यानी कि लकड़ी जो है यूज की जाती थी एज अ हैमर की तरह, यानी कि हथौड़े की तरह, टू चिप ऑफ पीसेस यानी कि उसके टुकड़े करने के लिए, स्टोन के टुकड़े करने के लिए, फ्रॉम अ सॉफ्टर पेबल और अ स्टोन. In this technique of chipping stone, a heavy stone was used to strike flecks off from another stone. इस टेक्निक में क्या होता था, इस टेक्निक जो थी ये चिपिंग स्टोन की यानी कि पत्थर मारने की, इसमें क्या होता था एक बड़ा हैवी स्टोन यानी कि बहुत ही भारी स्टोन लिया जाता था, यूज किया जाता था उस टू स्ट्राइक फ्लैक, यानी कि एक बहुत ही बड़ा स्टोन लिया जाता था और उससे जो है उससे छोटे स्टोन पे मारा जाता था ताकि जो है उससे कुछ बनाया जा सके, ठीक है. सो इन दिस टेक्निक ऑफ चिपिंग स्टोन, यानी कि ये जो टेक्निक थी चिपिंग स्टोन की यानी कि पत्थर मारने की, इस टेक्निक में क्या होता था, हैवी स्टोन टूल जो है वाज यूज्ड टू, जो है बहुत ही भारी स्टोन जो है यूज़ किया जाता था टू स्ट्राइक फ्लैक्स, यानी कि एक छोटे स्टोन पे, यानी कि उससे छोटे स्टोन पे, ताकि जो है कुछ यूज़फुल चीज़ जो है बनाई जा सके और उस स्टोन से जो है कोई दूसरे उससे जो छोटा स्टोन था उसको जो है शेप दिया जा सके, ठीक है. एंड द सेकेंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड और द प्रेशर फ्लैकिंग. दिस मेथड वाज यूज्ड टू शेप टूल्स फ्रॉम फ्लैक्स, यानी कि इस मेथड को यूज़ किया जाता था टू शेप टूल्स, यानी कि किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए, फ्रॉम जो है फ्लैक्स यानी कि पावर से. दम लगाते थे, पावर लगाते थे ताकि जो है उस स्टोन का जो है शेप बदला जा सके. फ्लैक्स यानी कि पावर लगाया जाता था, दम लगाया जाता था ताकि जो है इस स्टोन का जो है शेप बदला जा सके. इन दिस टेक्निक अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ स्टोन वॉज डिटैच्ड फ्रॉम अ लार्ज वन बाय अप्लाइंग प्रेशर. इस टेक्निक में क्या क्या होता था, इस टेक्निक में स्मॉल जो स्टोन जो है वो यूज़ किया जाता था वॉज डिटैच्ड, यानी कि अलग किया जाता था. इस टेक्निक में स्मॉल जो फ्लिंट, स्मॉल स्टोन जो है वॉज डिटैच्ड, यानी कि उसको जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे फ्रॉम, छोटे वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे फ्रॉम अ लार्ज वाले से, बाय अप्लाइंग सम प्रेशर. लार्ज वाले से छोटे वाले पे बहुत मतलब प्रेशर अप्लाई किया जाता था. लार्ज वाले स्टोन से छोटे वाले स्टोन पे जो है प्रेशर अप्लाई किया जाता था, ठीक है, ताकि जो है अपन उसको छोटे वाले स्टोन को कोई शेप दे सकें. द आइडिया बिहाइंड दिस इज टू गिव द स्टोन द डिज़ायर रिक्वायर्ड शेप. इसका ये इसलिए किया जाता था ताकि अपन जो है रिक्वायर्ड शेप दे सकें उस स्टोन को, छोटे वाले स्टोन को, ठीक. तो छोटे वाले स्टोन को शेप देने के लिए बड़े वाले स्टोन से उस पर फ्लैक्स यानी कि पावर जो है दिया जाता था. As you can see, the picture is given of hammering stone and the pressure flacking. So you can make the differences between the two. Now the third question is, what are cave paintings? What are their significance? Cave paintings क्या होता है, यानी कि गुफा में जो पेंटिंग्स होती है वो क्या होता है, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, और उसके जो है इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, यानी कि महत्व क्या होते हैं. So answer to this question is painting done on walls of the caves by early human beings from Paleolithic to the Mesolithic period is known as cave painting. यानी कि पेंटिंग की जाती थी वॉल पे यानी कि दीवारों पे, ऑन द केव्स, गुफा की दीवार पे जो है पेंटिंग की जाती थी पुराने ह्यूमंस के द्वारा.
और ये पेंटिंग्स कौन सी पीरियड में की जाती थी? पैलियोलिथिक से मीसोलिथिक पीरियड के बीच में ये जो है गुफा में पुराने ह्यूमंस के द्वारा जो है पेंटिंग की जाती थी, इसको बोलते थे अपन केव पेंटिंग्स। और ये पेंटिंग्स में ज़्यादातर रेड, ग्रीन, वाइट और रेडिश येलो कलर वर्ड जो है कॉमनली यूज़ किए जाते थे। सिग्निफिकेंस ऑफ केव पेंटिंग्स यानी कि इंपॉर्टेंस क्या थी केव पेंटिंग्स की? फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये थी कि दीज पेंटिंग्स जो है डिपिक्ट द सीन्स ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ मैन। ये पेंटिंग जो है बताती थी सीन्स ऑफ अर्ली लाइफ यानी कि पहले की लाइफ जो है कैसी होती थी इंसानों की। पेंटिंग से देख के पता चलता है अभी भी अपन को कि मतलब पहले की जो इंसान थे उनकी लाइफ कैसे होती थी। बिकॉज उन पेंटिंग्स में कोई इंसान पत्थर से कुछ एक बड़े पत्थर से दूसरे छोटे पत्थर पे कुछ बना रहा होता था, यानी कि उसको कुछ शेप दे रहा होता था जैसे, ठीक है। एंड कोई दूसरा इंसान पेंटिंग करते हुए दिखाई देता था, तीसरा इंसान कुछ और करते हुए दिखाई देता था। उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जो है सीन्स पता चलते थे अपन को इन केव पेंटिंग्स के थ्रू। So first point, as I have already read that these paintings depict the scene of early life of man, यानी कि ये पेंटिंग बताती थी पहले के लाइफ के बारे में या फिर पहले के मैन के बारे में सीन्स। सेकेंड, दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म बाय अर्ली ह्यूमन। ये अपन को बताते हैं, ये जो पेंटिंग्स अपन को बताती है कि रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि पहले के ज़माने में वो अर्ली ह्यूमंस जो थे, पहले के जो ह्यूमंस थे वो रिलीजियस प्रैक्टिस क्या परफॉर्म करते थे, ठीक है। क्या रीति रिवाज वो अपनाते थे, क्या कस्टम्स थे उनके, सब जो है इन पेंटिंग्स से अब हमको पता चलता है। थर्ड, बाय केयरफुली एग्जामिनिंग दीज पेंटिंग्स वी कम टू नो दैट अर्ली मैन वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, राइडिंग एंड हंटिंग। इन पेंटिंग को केयरफुली देखने से हमको ये पता चलता है कि अर्ली मैंस जो थे यानी कि पहले के जो मैंस थे वॉज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, राइडिंग एंड हंटिंग। उनको जो है क्या पसंद था? डांस करना पसंद था, राइडिंग पसंद थी और उनको जो है हंटिंग जो है पसंद थी। हंटिंग एज यू नो दैट हंटिंग मतलब होता है जानवर को जो है शिकार करना, जानवर का शिकार करना उनको बहुत ही पसंद था। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर 3. नाउ वी मूव ऑन द आंसर 4th, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन. What were the favorable conditions for the human settlement that exist in the Hunzgi Valley? मतलब कि फेवरेबल कंडीशन क्या थी, यानी कि अच्छी कंडीशंस क्या थी ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए, दैट एग्जिस्टेड इन द हुंजगी वैली, कि लोग वहाँ पे हुंजगी वैली में जो है रहते थे, कि वहाँ की फेवरेबल कंडीशंस क्या थी। तो सो द आंसर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट दैट एग्जिस्टेड इन हुंजगी वैली आर गिवन बिलो। फर्स्ट, मतलब यहाँ पर ह्यूमन के रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या थी हुंजगी वैली में, क्यों रहते थे ज़्यादातर लोग वहाँ पे हुंजगी वैली में। तो फर्स्ट पॉइंट है इसलिए ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर कृष्णा, क्योंकि वहाँ पर आसानी से लोगों को पानी मिलता था जो कि रिवर कृष्णा में से बहता था। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भीमा, और उसकी ट्रिब्यूटरी जो थी रिवर कृष्णा मेन रिवर थी और उसकी जो बहुत सारी शाखाएं थी यानी कि ब्रांचेस होती है, और वी कैन सी द ट्रिब्यूटरी जो थी कृष्णा रिवर की भीमा थी, उनसे लोगों को जो है पानी मिलता था वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पे रहना पसंद करते थे हुंजगी वैली में। सो फर्स्ट पॉइंट इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। लोगों को आसानी से रिवर कृष्णा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है भीमा, उससे लोगों को पानी मिलता था, इसलिए वो वहाँ पर रहना पसंद करते थे हुंजगी वैली में। सेकेंड पॉइंट इज दिस रीजन वॉज वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ था ये, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती थी इस रीजन में, इसलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करते थे हुंजगी वैली में। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड लॉन्ग विथ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती थी क्योंकि रीजन जो है बहुत ही फर्टाइल था, वहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती थी बहुत ही अच्छे से, फेवरेबल था वो कंडीशन एग्रीकल्चर करने के लिए। सो द रीजन वॉज वेरी फर्टाइल था, बहुत ज़्यादा चीज़ें उगाई जा सकती थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी शॉर्टेज नहीं हो पाई वहाँ पे, फूड की कोई भी शॉर्टेज नहीं होती थी, इसलिए लोग वहाँ पे रहना पसंद करते थे। एंड वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वहाँ पर मिलते थे, और कोई भी प्लांट अपन वहाँ पे उगा सकते थे। तो थर्ड पॉइंट इज अबंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन फॉर मेकिंग टूल्स। बहुत सारा अबंडेंस में था रॉ मटेरियल वहाँ पे, कच्चा माल वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन के फॉर्म में, फॉर मेकिंग टूल्स यानी कि टूल्स बनाने के लिए।
कोई भी चीज़ें बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल था। सो मतलब ये तीनों चीज़ें वहाँ पर थी, इसलिए लोग जो है हुंजगी वैली में रहना पसंद करते थे। वहाँ पर ह्यूमंस के रहने के लिए ये फेवरेबल कंडीशंस थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट लेसन 2 of history. Thank you.